Come to the next part of this chapter. What are various examples of natural selection? जैसे कि हमें मालूम है नेचर सेलेक्ट करती है, उसके रिगार्डिंग हम बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ रहे हैं. वी हैव टेकन लॉट्स ऑफ एविडेंसेस, जिसमें हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस स्टडी कर लिए. वी आल्सो स्टडीड अबाउट द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, और भी बहुत सारे एविडेंसेस और थ्योरीज पढ़ेंगे. जस्ट बिफोर दैट वी शुड also know what are various examples that has been occurring in the nature, और nature में पहले कभी हुए थे, which were indicating that natural selection was there, natural selection हुआ था. और according to NCERT there are two best examples given. One is of the industrial melanism, बहुत important है CBSE point of view से और NEET point of view से भी, और second is of DDT resistant mosquitoes. अब हम इनको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, किस तरह से नेचर सेलेक्ट करती है इसमें मोथ की स्पीशीज़ को, और मॉस्किटोज़ में DDT रेसिस्टेंट वेराइटीज़ कब डेवलप हुई और DDT सेंसिटिव कब इरोड हुए इस नेचर में से. तो अब हम डिटेल में देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी टॉक अबाउट द पेपर्ड मोथ, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द इंग्लैंड. तो इंग्लैंड में इन नियर अबाउट 1850s में देयर वर मोर, एक पर्टिकुलर एरिया और सिटी में बात करें ना, तो मोर ऑफ दी वाइट कलर्ड मोथ, वाइट कलर्ड पेपर्ड मोथ वर रिजाइडिंग ऑन द ट्री ट्रंक्स, कलर्ड मोथ, and these were white color and their scientific name was Biston betullaria. Biston betullaria. अब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स व्हेन देयर वाज नो पॉल्यूशन, बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं था, और एनवायरनमेंट में टोटली नो डस्ट नो स्मोक वाज देयर, एंड इन दैट एनवायरनमेंट होल ऑफ द ट्री ट्रंक्स वर कवर्ड विद लाइकन्स. जैसे कि हमें मालूम है कि लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर, एक पॉल्यूशन इंडिकेटर माने जाते हैं. आई मीन टू से क्यों माने जाते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर? बिकॉज जहाँ पे भी पॉल्यूशन होता है ना, वहाँ पर लाइकन्स ग्रो नहीं करते. दैट इज़ वाई लाइकन्स ऑलवेज they are found predominantly on the hilly areas or mountain areas, जहाँ पे बिल्कुल एकदम से रेनी सीजन होता है. every time there is more of rain water and it keeps the environment of the mountains or the hilly areas clean, जिससे clean रहता है. and उस एरिया में wherever the trees are found, जहाँ पे भी trees या forest होते हैं, तो उन एरियाज में white जो भी ट्री ट्रंक है उसमें लाइकन्स दे कवर दी ट्री ट्रंक, बहुत अच्छे से उसको कवर कर लेते हैं, और वी कैन से सक्सेसफुली दे आर लिविंग ऑन दी ट्री ट्रंक्स एंड दे आर इंडिकेटिंग और गिविंग अस द आइडिया दैट दी लाइकन्स आर पॉल्यूशन इंडिकेटर. तो इसी तरह का ही कुछ फिनोमिना बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे इंग्लैंड में देखने को मिला. जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज नहीं स्टार्ट हुई थी, टोटली देयर वाज ए नेचुरल एनवायरनमेंट, तो ट्री ट्रंक वर covered with the lichens के कारण covered थी, and the whole of the tree trunk was white in color. We can say pollutionless, no darkness was there. कुछ भी darkness नहीं थी, तो उसमें tree trunk were covered by lichens, and lichens are pollution indicators. These things we have to keep in mind. Are pollution indicators. The lichens are pollution indicators. क्यों कहते हैं? They will never grow in polluted area. Polluted area में ये ग्रो नहीं करते. तो उस एरिया में उस ट्री ट्रंक पर वाइट कलर मोथ, they were able to hide themselves in their white surrounding. उनके चारों तरफ जो भी वाइट कलर था, वाइट में वाइट नज़र नहीं आता, and so they were able to defend themselves from the predators. जो भी predators थे या birds थे, predating birds, जिनका ये पेबर्ड मोथ एक तरह का फूड थे, तो वो छुप जाते थे अपनी बैक वाइट कलर की सराउंडिंग्स में. आई मीन टू से दे वर एबल टू कीमोफ्लेज इन देयर सराउंडिंग्स. तो वाइट मोथ और बिस्टन बेटुलेरिया मोथ वर एबल टू प्रोटेक्ट इन वाइट background
वाइट बैकग्राउंड किसके कारण आया? ट्री ट्रंक के कारण। और वाइट कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द लाइकन्स वर ऑल दे वर कवरिंग द सरफेस ऑफ ट्री ट्रंक। और वी कैन से दे वर एबल टू कीमोफ्लेज। कीमोफ्लेज क्या होता है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इकोलॉजी में। अभी आपको जस्ट डेफिनेशन बता रही हूँ। कीमोफ्लेज और हाइडिंग देमसेल्फ, दैट इज हाइड देमसेल्व्स in their surrounding, in their सराउंडिंग्स। जैसे ग्रास होपर है, उसका हमें तो एग्जाम्पल मालूम है ना, ग्रास होपर ग्रास में नज़र नहीं आता, अपने आप को क्या कर लेता है, उसके ग्रास के साथ मर्ज कर लेता है, सो दैट इट इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय दी प्रीडेटर्स, प्रीडेटर से वो बचाया जा सके। तो ये कीमोफ्लेज की जो एक कह सकते हैं हम कि कैपेबिलिटी थी या ये एडेप्टेशन थी, इट वॉज ऑल्सो सीन इन white moth, or whenever the black will come, the same process, camouflage camouflage that adaptation was also seen in black। वो black कैसे हुई वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले white पर white were not visible, ठीक है, that is what they were able to protect themselves। and after industrialization, अब industrialization के बाद की बात कर रहे हैं हम। after industrialization what happened? smoke dust was came ड्यूरिंग इंडस्ट्रीज में के आसपास के एरियाज में क्या हो जाता है? व्हाट हैपन्स? स्मोक्स एंड डस्ट रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज फ्रॉम चिमनीज। उनके ऊपर चिमनीज लगी होती है ना, इंडस्ट्रीज फ्रॉम चिमनीज। They were go high in the sky, and wherever they disperse, darken the tree trunk। और tree trunk जो black color का था, brown था, that was, I mean to say, lichens were killed in this pollution area। polluted area में lichens तो पूरे खत्म हो गए। as we know that lichens are not able to survive themselves in a पॉल्यूटेड एरिया। तो जब वहाँ लाइकन चले गए तो होल ऑफ द वाइट सरफेस वाज ब्राउन और ब्लैक इन कलर, ब्राउन और ब्लैक कलर में आ गया नज़र। तो उस वक्त क्या था? व्हाट हैपेंड? वाइट वर नॉट हैविंग सर्वाइवल एडवांटेज, क्योंकि दे वर विजिबल ऑन द बैक सराउंडिंग्स एंड ईजिली दे वर कैप्चर्ड बाय द प्रीडेटर्स। बर्ड्स के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते थे। तो पर चांस व्हाट हैपन्स, उस एनवायरनमेंट में हम कह सकते हैं कुछ कि ऑलरेडी सम जीन्स वर प्रेजेंट इन दिस पेपर्ड मोथ। इनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे जिसके कारण म्यूटेशन हुआ उन जीन्स में, और दिस म्यूटेटेड जीन्स दे स्टार्टेड गिविंग राइज टू द ब्लैक कलर्ड मोथ। कुछ ब्लैक कलर, जैसे 10-12 होंगे, 10-12 में से 3-4 क्या हो जाएंगे? ब्लैक कलर्ड के मोथ। दे स्टार्टेड डेवलपिंग ड्यू टू द म्यूटेटेड जीन्स। म्यूटेशन, जीन्स के अंदर म्यूटेशन होगी, चेंज आ गया, जिसके कारण ब्लैक कलर बनने लग गए, और दे इंक्रीज दियर नंबर बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन बिकॉज नेचर वाज सेलेक्टिंग। एंड क्योंकि ब्लैक कलर का ट्री ट्रंक था, तो अब इस वक्त ब्लैक कलर के ही मोथ वर नॉट विजिबल ऑन दिस ट्रंक, एंड दिस वाज गिविंग ए सर्वाइवल एडवांटेज टू दी ब्लैक कलर्ड मोथ। और ब्लैक कलर्ड मोथ ने अगेन दे शो द सेम फिनोमिना ऑफ कीमोफ्लेजिंग, अपने आप को बैकग्राउंडिंग में छुपाना शुरू कर दिया, और दे वर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट बाय द प्रीडेटर्स, and in this manner they protect themselves they protected themselves from the predators। जो भी उनका predators थे, जो उनको कैप्चर करके और जिनका वो फूड थे, हम कह सकते हैं उनके लिए, उनको भी क्या करे, इस वक्त ब्राउन कलर के नज़र नहीं आए। वाइट वर ऑफ कोर्स कैप्चर्ड एंड देयर स्पीशीज वाज, वी कैन नॉट से देयर स्पीशीज वाज एलिमिनेटेड फॉर टेम्परेरी टाइम बीइंग देयर स्पीशीज वाज बिकमिंग लेस इन नंबर, बिकॉज व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रीज के कारण होल ऑफ द एनवायरनमेंट वाज विद लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन, जिसके कारण ट्री ट्रंक से लाइकन्स भी चले गए, और वहाँ से क्या हुआ, वाइट कलर वाज कन्वर्टेड, वाइट कलर ऑफ ट्री ट्रंक वाज कन्वर्टेड इनटू द ब्राउन, और उस ब्राउन कलर के ऊपर दीज अगेन मिलेनिक मोथ्स दे केम। और इन मिलेनिक मोथ्स का साइंटिफिक नेम क्या है? बिस्टन कार्बोनेरिया। अब हम देखते हैं, जस्ट आई एम राइटिंग व्हाट आई हैव टोल्ड यू, उसको मैं ब्रीफ में लिखती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी मच क्लियर फॉर यू, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, कब हुआ था? 1850 में।
इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद स्मोक एंड डस्ट रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम चिमनीज डार्कन द ट्री ट्रंक. Lichens were not present on tree trunk. तो surface was brown in color, तो tree was dark in color. तो अब फिर पेपर्ड मोथ का क्या हुआ? परचांस ब्लैक जीन फॉर ब्लैक कलर जीन और ब्राउन वी कैन सकते हैं वाज, और वी कैन से जीन्स वर म्यूटेटेड वाज देयर इन मोथ. वाइट के अंदर था लेकिन वो एडवांटेज शो नहीं कर रहा होगा, या एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली म्यूटेशन आ गई, वॉट एवर वॉज द रीज़न. तो ब्लैक जीन वाज, ब्लैक कलर म्यूटेटेड जीन वाज देयर इन moth. So the phenomena of camouflaging was again there. These moth develop brown color और milanized, melanin pigment develop हो गया ना, और melanized. Then they increase their number. By differential reproduction. Differential reproduction means having different reproductive capacity से अपना number increase कर लिया, and were dominated again on the black tree trunk. Dominated on tree and protected themselves. So what was the conclusion? That these phenomena of, what was the conclusion? These genetic variations are selected by the nature. These genetic variations occur due to the some mutated or क्या कहते हैं, some mutated genes, जिसके कारण genetic variations आई, and these variations were selected by the nature during that time. यानी कि if there were white color, तो white को select किया nature ने when the environment was pollution free. उस वक्त favorable conditions किसके लिए थी? white moth के लिए. और जब black पॉल्यूटेड एरिया आया तो उसमें ब्राउन वर प्रीडोमिनेंट. उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज किया और उनके अंदर जो भी म्यूटेटेड जीन्स था उसके कारण वेरिएशंस प्रोड्यूस हुई और डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन से अपना नंबर इंक्रीज कर लिया. तो एक तो ये, और नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया. मोर ओवर हम ये नहीं कह सकते कि वाइट वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट. ऐसा नहीं होता कि कोई स्पीशीज आती है नहीं तो दूसरी लॉस्ट हो जाती है. तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि रूरल एरियाज में व्हाट हैपन्स, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज देयर. पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज देयर. एनवायरनमेंट इज देयर. तो इस एरिया में वाइट मोथ आर फाउंड मोर. वाइट मोथ आर मोर. तो व्हाट इज द कंक्लूजन? हम कह सकते हैं इन ए नेचर और इन दिस मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक मोथ बोथ आर प्रेजेंट, बट वट एवर इज सेलेक्टेड बाय द नेचर. नेचर किसको सेलेक्ट करेगी और किस तरह का एनवायरनमेंट होगा? इफ देयर इज ए फेवरेबल फॉर द, इट इज फेवरेबल फॉर द what we can say white moth, the white moth will increase their number, and if it is favorable for the black colored moth. black colored moth का scientific name क्या है? Biston carbonaria. Biston carbonaria. तो ये क्या होगा? Biston carbonaria, they will be melanized in polluted area. They are melanized and they will increase their number in polluted area. तो no complete species is wiped out. I mean to say कोई भी species पूरी तरह से extinct नहीं होगी.
डिपेंड करता है एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं और किस स्पीशीज़ के लिए फेवरेबल हैं. If these are favorable for one species, they will be dominated, and if they are favorable for another species for some other time, then they will be dominating. But both are present in nature. So this is a best example of natural selection. Next selection we see of DDT resistant mosquitoes. ठीक है ना? All these are the example of, this is an example of anthropogenic selection. Anthropogenic selection means anthropogenic एक्शन और मैंस की इंटरफेरेंस, मैंस इंटरफियरिंग इन दिस फिनोमिना. अब इसमें जैसे कि हमें मालूम है डीडीटी क्या है, इट इज़ ए हार्मफुल, इट इज़ ए टाइप ऑफ एन इंसेक्टिसाइड विच किल्स दी मॉस्किटोज. और मॉस्किटोज आर वेरियस डिजीज कॉजिंग वेक्टर्स हैं. एक तरह के मॉस्किटोज क्या हैं, वेक्टर्स हैं. बहुत सारी डेंजरस डिजीज़ जैसे मलेरिया है, या हम कह सकते हैं व्हाट वी कैन से एलिफेंटियासिस के लिए भी मॉस्किटो वेक्टर्स का काम कर सकते हैं. मलेरिया को कॉज करता है मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है, उसको कैरी करता है मॉस्किटो. और इसी तरह से वो चीरिया फिलेरिएसिस और एलिफेंटियासिस, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म भी चीरिया है, और उसके लिए भी मॉस्किटो ही वेक्टर का काम करता है, डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करता है, इसलिए उसको हम वेक्टर बोलते हैं. तो इसकी रोकथाम के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए डीडीटी वाज स्प्रेड इन ए पर्टिकुलर एरिया. जैसे जहाँ पे भी इट वाज सस्पेक्टेड, जहाँ पे भी मलेरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डीडीटी का क्या करते हैं, स्प्रे करते थे. बहुत इनिशियल टाइम की बात कर रहे हैं. तब क्या था, ड्यूरिंग दैट टाइम डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज वर देयर. डीडीटी सेंसिटिव मॉस्किटोज वर डोमिनेंट. वो कैसे थे, दे वर ओवर मैक्सिमम किल्ड बाय दिस डीडीटी. ठीक है ना, जिसके कारण लिटिल बिट कंट्रोल ऑफ द मलेरिया वाज देयर बाय क्या कहते हैं दिस डीडीटी. डीडीटी के साथ कंट्रोल हो जाता था. बट व्हाट हैपेंड आफ्टर सम टाइम्स, सम ऑलरेडी जीन्स वर प्रेजेंट इन दीज मॉस्किटोज. मॉस्किटोज में कुछ ऐसे जीन्स प्रेजेंट थे, और जिसके कारण क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, some of they developed some resistance against the DDT, and after some times these mosquitoes again they increase their number by differential reproduction. कौन से डीडीटी रेसिस्टेंट मॉस्किटोज डेवलप हो गए, जिन्होंने डीडीटी को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया. इट इज़ लाइक द सेम फिनोमिना. जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, जितने भी हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, या यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनके अगेंस्ट हम, वायरसेस के अगेंस्ट तो एंटीबायोटिक्स नहीं मिलती ना, लेकिन जितने भी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं उनके अगेंस्ट अगर हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स तो आफ्टर सम टाइम्स व्हाट हैपन्स, तो एंटीबायोटिक्स का जो असर होता है ना, इम्पैक्ट थोड़े समय बाद ख़त्म हो जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है टू सर्वाइव. वो एंटीबायोटिक्स को के ऊपर अपनी रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, एंड दे इवन सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. इस एनवायरनमेंट में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं. ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल एक साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया था, वो मैं सबसे लास्ट में आपको बताऊंगी कि उस डीडीटी रेसिस्टेंस और एक पर्टिकुलर वैरायटी, रेसिस्टेंट वैरायटी कैसे डेवलप हो गई सेंसिटिव से. तो वो बैक्टीरिया का एक लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट बहुत डिटेल में है, अब नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन ब्रीफ में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी. तो आई वाज जस्ट टेलिंग यू कि जितने भी ये एंथ्रोपोगोनिक एक्शन है, व्हाट इज हैपनिंग, और किस तरह से मैन कंट्रोल कर रहा है एंटीबायोटिक से, बट दीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स दे आर एबल टू रेसिस्ट ऑल ऑफ दीज केमिकल्स और इंसेक्टिसाइड्स. जैसे कि मैं आपको डीडीटी की बात कर रही थी कि डीडीटी के जितने भी रेसिस्ट मॉस्किटोज थे, लेटर ऑन दे स्टार्टेड डेवलपिंग, उनमें म्यूटेंट जीन्स ऑलरेडी प्रेजेंट था सेंसिटिव के अंदर, कुछ ऐसा था. लेकिन आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड, जैसे जैसे वो एनवायरनमेंट में चेंज आया, यानी कि बॉडी उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे भी डीडीटी का स्प्रे हो रहा था, तो उस पर्टिकुलर एरिया में डीडीटी रेसिस्टेंट वैरायटीज ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया सेंसिटिव के ऊपर. सेंसिटिव वर किल्ड इनिशियली, वो तो किल हो गए, लेकिन उन्हीं मॉस्किटो में से रेसिस्टेंस वैरायटी निकली. रेसिस्टेंस स्पीशीज दे स्टार्टेड डेवलपिंग ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द जीन्स. जीन म्यूटेट कर गए, जिसके कारण वेरिएशंस आ गई. ठीक है, तो
ये फिर नेचर ने उसको सेलेक्ट कर लिया एंड मोर ऑफ द डीडीटी रेसिस्टेंस मॉस्किटोज आर डेवलप्ड। और आज की डेट में डीडीटी का कोई असर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता बिकॉज डीडीटी रेसिस्टेंट मॉस्किटोज आर डेवलप्ड दीस डेज। एंड दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है कि किस तरह से इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स के अगेंस्ट जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं लोअर, दे आर एबल टू रेसिस्ट और दे बिकम रेसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए डायरेक्शनल सिलेक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्शनल सिलेक्शन का। एक पर्टिकुलर स्पीशीज की सिलेक्शन कैसी हो रही है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है। एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में चेंज आया जिसके कारण मॉस्किटोज दे स्टार्टेड डेवलपिंग इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होने शुरू हो गए, स्टार्ट हो गए और दे इंक्रीज देयर नंबर एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो अब मैं इसको ब्रीफ में लिख रही हूँ। And of this DDT spray was done by man, that is why it is also interfered by the man, or we can call it anthropogenic selection also. Anthropogenic action or interference done by man. तो man interference already I was writing, ठीक है। तो anthropogenic action, मैन्स इंटरफियरेंस, जैसे कि डीडीटी स्प्रे किस पे किया गया? मॉस्किटो स्टार्टिंग में सेंसिटिव थे, मॉस्किटो सेंसिटिव स्पीशीज वर डोमिनेंट इनिशियली, ठीक है। एंड दे वर किल्ड, वो सेंसिटिव किल हो जाती थी डीडीटी के स्प्रे से। डीडीटी इज ए सॉर्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड, ये आपको पता ही है। डाइक्लोरो डाईमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका कंप्लीट नेम है। तो ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड कहलाता है जो इंसेक्ट्स को किल करता है ताकि वो बीमारियां ना हो, मलेरिया ना हो, ठीक है ना। मॉस्किटोज दे आर बिग वेक्टर ऑफ वेरियस डिजीजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इनिशियली वो डोमिनेंट थे, लेटर ऑन ड्यू टू म्यूटेंट जीन्स in these mosquitoes what happened? DDT resistant mosquitoes developed. They increase their number by reproduction, increase themselves by reproduction, क्योंकि वेरिएशंस आ गई थी रेसिस्टेंट की, एंड बिकम डोमिनेंट। और आज यही है, सेंसिटिव वैरायटीज तो है ही नहीं है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेलेक्टेड बाय नेचर, नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टेड बाय नेचर, क्योंकि उनके अंदर जीन्स थे जिसके कारण उनमें अडेप्टेशंस थी। दे वर हैव शोइंग दी कैपेबिलिटी। इनिशियली डीडीटी सेंसिटिव वैराइटीज थी, वो कैपेबिलिटी, लेकिन उन्हीं सेंसिटिव वैराइटीज में से ही कुछ मॉस्किटोज के अंदर कैपेसिटी थी, वो अपने आप को रेसिस्टेंस वैरायटी में चेंज करने के काबिल थे, क्योंकि उनके अंदर जीन्स में म्यूटेशंस आ गए, ठीक है, या कुछ म्यूटेटेड जीन्स प्रेजेंट होंगे स्टार्टेड में, ठीक है। तो जिसके कारण दे वर एबल टू रेसिस्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट डीडीटी एंड दे इंक्रीज देयर नंबर बाय नेचुरल बाय डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन अगेन, ठीक है, एंड दे बिकम डोमिनेंट एंड अल्टीमेटली सेंसिटिव वर लॉस्ट। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, directional selection. So these two phenomena, they are directly proving that evolution is not a direct process in the nature. It is a stochastic process which is occurring by chance, and it is occurring by chance and by
चेंज इन म्यूटेटेड जीन्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। एवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस, ये भी मैं लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाते हैं सीबीएसई में। गिव 2 एग्जाम्पल्स इन विच आर शोइंग दैट एवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्ट प्रोसेस बट इन फैक्ट इट इज ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस विच इज ऑकरिंग बाय चांस in nature and by change of mutant genes in nature। ठीक है, evolution is not a direct process in the sense of determinism। It is a stochastic process। Stochastic means random process। Stochastic process it occurs by chance in nature due to change of nature and change of mutant genes and change of mutant genes। डायरेक्ट प्रोसेस मीन्स डिटर्मिनिज्म। एवोल्यूशन का मीनिंग ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर एवोल्यूशन हो रहा है उस स्पीशीज की तरफ जाएगा, ऑलरेडी डिसाइडेड है कि वही स्पीशीज बनेगी, ऐसा नहीं है। इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म की ऑलरेडी वो स्पीशीज ही बनेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे नेचर में सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं वैसे वैसे सिलेक्शंस हो रही हैं, वैसे वैसे एवोल्यूशन पॉसिबल हो रहा है। एक स्टोकेस्टिक, ग्रेजुअल और वी कैन से रैंडम प्रोसेस है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहा। बहुत सारे इसमें अदर थिंग्स भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो दिस आर 2 एग्जाम्पल। और इसके अलावा 1 मोर एग्जाम्पल आई वांटेड टू टेल यू, सिकल सेल एनीमिया विच इज ऑल्सो गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। सिकल सेल एनीमिया जैसे कि आपने जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया ही था, विच इज़ ए ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोजोमल रिसेसिव मीन्स कि जब होमोजाइगस कंडीशन में 2 रिसेसिव जीन्स मिल जाते हैं तब ये डिजीज़ क्या हो जाती है, फेटल प्रूव होती है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में। तो इसके लिए आप मेरा पूरा लास्ट वाला लेसन 5 जो है ना, उसमें पूरा डिटेल में मैंने सिकल सेल एनीमिया का, इसका जेनेटिक बेसिस क्या है, इसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड्स की बजाय वैलिन आ जाता है, बीटा 6 पोजीशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप लेसन 5 में वो देख सकते हो। बट इस क्वेश्चन में, इसमें नेचुरल सिलेक्शन में आई वॉन्ट टू टेल यू इट इज़ ए टाइप ऑफ ए नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल है, जैसे कि ये ज़्यादातर क्या होता है, मलेरिया डिजीज़ जो होती है ना, मलेरियल पैरासाइट के कारण। ठीक है, साउथ कहाँ पे सिकल सेल एनीमिया की जो कंडीशन है ना, वैसे तो फेटल है लेकिन हीट्रोजाइगस कंडीशन में मैंने आपको सारी जीन्स बताई हुई हैं, लेकिन ये जेनेटिक्स तो एक बार फिर से बतानी पड़ेगी थोड़ी सी। HBS जो होते हैं ना, सिकल सेल ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जिसके कारण किल हो जाता है पर्सन। ये तो ऑटोजोमल रिसेसिव है, मैं बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में लिखूंगी नहीं इसको। और एक तो है HBA, ये नॉर्मल है पर्सन। ठीक है, इनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, इनमें पर्सन का हीमोग्लोबिन सिकल शेप हो जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। सिकल शेप होने के कारण ना आर्टरीज में, वेसल्स में से वो पूरी तरह से इधर उधर अड़ता हुआ जाता है, तो ऑक्सीजन पूरी तरह डिलीवर नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ये जीन चला आ रहा है। वैसे तो प्यूबर्टी तक ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं जितने भी ये, अगर इफ दिस जीन कम्स इन द फॉर्म ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन आते हैं हीट्रोजाइगस, जिसमें कैरियर की फॉर्म में, जिसमें एक जीन तो ये होता है, एक एलील ये हो गया और एक नॉर्मल होता है, एक सिकल सेल। तो ये पर्सन ना सर्वाइव कर जाते हैं, इनको एक सर्वाइवल एडवांटेज मिल जाती है मलेरियल पैरासाइट के अगेंस्ट। जैसे अफ्रीकन, ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्रीज़ में ना मलेरिया की संभावना ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे जो पर्सन्स विच इज़ हीट्रोजाइगस मीन्स जिसमें जीन्स एक सिकल सेल एनीमिया का है, ठीक है, इफ़ दिस जीन इज प्रेजेंट तो वो उसको सर्वाइवल एडवांटेज क्यों मिल जाती है, ऑल्दो इट इज़ ए फेटल जीन, एलील है, इसको तो ख़त्म हो जाना चाहिए नेचर में, लेकिन ये फिर भी अब तक चला क्यों आ रहा है, बिकॉज
मेस्कीटो से लड़ने की पावर ना इस सिकल सेल एनीमिक हीट्रोजाइगस कंडीशन की इन पर्सन से ज़्यादा होती है, नॉर्मल से भी ज़्यादा होती है, इसलिए दे आर सर्वाइविंग, क्योंकि नेचर ने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्टिंग एडवांटेज दे दी. तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ जीन्स बाय द नेचर एंड स्टिल these heterozygous they are surviving, and they are also giving the example of stabilizing or what we can say balancing selection. Stabilizing, best example of stabilizing or balancing selection. And what is meant by this stabilizing or balancing selection का क्या मीनिंग है? अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करती हूँ बिकॉज आई थिंक वीडियो वॉज स्टॉप्ड इन बिटवीन. तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन. किस तरह से जितने भी ये हीट्रोजाइगस हैं, हीट्रोजाइगोट्स ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स जिनके अंदर ये जीन्स हीट्रोजाइगस यानी कि कैरियर की फॉर्म में ये प्रेजेंट है, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ फेटल्ड इन होमोजाइगस कंडीशन. वो होमोजाइगस वाले तो मर रहे हैं, लेकिन जितने वो मर रहे हैं ना उनको ये रिप्लेस कर लेते हैं, उतने ही ये सर्वाइव कर रहे हैं. कौन से? कैरियर हीट्रोजाइगस. और इसको हम कह देते हैं स्टेबलाइजिंग और बैलेंसिंग सिलेक्शन, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. क्लियर? तो दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मैंने आपको इसलिए बहुत डिटेल में बताया. आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स एंड वॉट एवर आई टोल्ड यू रिगार्डिंग दिस बैलेंसिंग एंड स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन और डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होती है, इसके बीच में आपको श्योर डिफरेंस आने चाहिए, क्योंकि ये आप लास्ट के एग्जाम्स में देखना ऑल दी क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन दिस बट दे आर नॉट इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में नहीं है बट दे आर द क्वेश्चंस आर कम. सो गेट प्रिपेयर्ड ऑन दैट बेसिस. And now we come to the next part. What are various another examples of adaptive radiations?